नमस्कार दोस्तों। क्या पैसे की कोई महत्वता है स्पिरिचुअलिटी की बात में? कितना पैसा कमाना जरूरी है? और स्पिरिचुअलिटी में यानी अध्यात्म में आते वक्त पैसे को लेके एक विराग क्यों उत्पन्न होने लगता है? आज मनी एंड स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप जानते हैं लोग दोस्तों कि कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी तब करनी है जब हम पैसे कमाने लगें और 40-50 साल तक या 35-40 तक या जब तक पैसा ना आए या एक जगह पे आ जाए जिंदगी में, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डाल दिया गया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है जो करना ही करना होता है जीवन में। कुछ लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अभी करना चाहिए और पैसे बाद में कमानी चाहिए। तो आज हम प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे कि पैसे को लेके क्या महत्वता है अध्यात्म के जगत में। तो मैं कई बार ये आपसे कहता हूं कि एक आपका है समाज का प्रेशर, एक आपके हैं खुद के वासनाओं का प्रेशर, एक आपके स्वयं की इच्छाओं का प्रेशर है जिसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन आता है, एक है आपके सोसाइटी यानी पेरेंट्स, माँ बाप, समाज, दोस्त, ससुराल वाले, बीवी, बच्चे, उनका प्रेशर है। उसकी वजह से अंदर अंदर एक उत्पीड़न यानी कष्ट या डिप्रेशन की तरफ आदमी जाता है। ये दोनों ही लिंक्ड है पैसे से। ऑल्दो पैसा तो वैश्या भी कमाती है और पैसा ऐसे लोग भी कमाते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए खुश है तो नहीं है खुश। तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को यहाँ पे जो सुन रहे हैं मेरे को कि पैसा आए चाहे कहीं से भी आए, लेकिन पैसा अगर आपके ऐसे काम से नहीं आता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो पर आपको करना कुछ और है, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब पैसा होगा भी तो भी आपके अंदर एक परेशानी और दिक्कत और दुख और समस्याएं होंगी। ज्यादातर लोग वो नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं और वो करने लगते हैं जिसमें पैसा है, जैसे जॉब, नौकरी या कोई ऐसा काम जो जबरदस्ती समाज ने करवा दिया हो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है। कई लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, पर उनके माँ बाप ने उनकी बैंक में नौकरी लगवा दी, तो अब वो उसी में फंसे हुए हैं और वो खुश नहीं है। अब जब वो खुश नहीं है तो वो कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं, कहाँ वहाँ से खुशी आएगी। अब शादी करने के बाद 6-7 महीने खुशी रहती है, लेकिन फिर वहाँ का एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है कि अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बच्चों की करो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरफ अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाए, पैसा वैसा सब कुछ आ रहा है ना। तो ये एक स्थिति है, परिस्थिति है जो क्रिएट होती है, ये एक अवस्था है जो सृजन होती है, क्रिएट होती है। तो कई लोग यहां पे सुन रहे हैं जिनको लगता है पैसा ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कहीं से भी आना चाहिए। और कई लोग सोचते हैं कि पैसा पैशन से आना चाहिए। जो एक्चुअली थोड़े समझदार हैं वो ये कहते हैं। तो सिर्फ पैसा ही दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। आपकी और भी इच्छाएं हैं जो अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दबाव क्रिएट होता है, वो डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाएगा। फिर इस डिप्रेशन से बचने के लिए आदमी एक नई रेस चालू करता है। पहले आदमी शादी करता है कि चलो इस डिप्रेशन से बचे, शादी कर लेते हैं। फिर शादी कर लेगा, फिर उसके बाद एक और डिप्रेशन चालू हो जाता है, क्योंकि आप कंपनसेट कर रहे हो ना भाई। आपका वहां से नहीं चला तो आपने कहा इससे सोल्यूशन है, फिर यहां से आपने तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। क्योंकि हर एक चीज भौतिक जगत में आपसे कुछ लेती है तो आपसे कुछ छीन लेती है। देखिए, आपने पैशन फॉलो नहीं किया तो आपने कहा चलो अब शादी कर लेते हैं,
तो अब शादी करने के बाद आपको एक रहाइश या एक राहत जो है वो मिलेगी, लेकिन शादी भी तो एक फॉलो अप प्रॉब्लम है। शादी के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो दबाव आता है, जो एक बंधन आता है, तो शादी कुछ लेती है तो शादी कुछ देती भी है। लेकिन आदमी क्या करता है, फ्रेगमेंटेड रियलिटी देखता है। वो शादी को ध्रुव तारा समझता है, वो जॉब को ध्रुव तारा समझता है, ऐसे हर चीज को वो ध्रुव तारा समझता है दुनिया में, और उसके बाद उसमें फंस जाता है, फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो शादी आपको राहत देगी लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो दो प्रॉब्लम हो गई अब एक शादी की प्रॉब्लम हो गई और एक आपकी ये प्रॉब्लम हो गई पैशन वाली। फिर इसको खत्म करने के लिए आदमी कहता है अब अध्यात्म करना है। तो अब अध्यात्म की तरफ आएंगे, और जैसे ही आप अध्यात्म में आओगे तो अध्यात्म कुछ लेगा तो कुछ देगा भी। अध्यात्म में आपको यह पता चल गया कि आप सृष्टि के रचयिता हो, सोर्स ऑफ क्रिएशन हो, आप ही ब्रह्म हो। तो अब क्या होगा, सब छूटने लगेगा। अब जब सब छूटेगा तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप सब पकड़ के बैठे थे, अब छोड़ो कैसे आप। तो अल्टीमेटली आदमी ये सोचता है कि कंपनसेट करता है, आदमी सोचता है ये नहीं मिला तो इससे कर लेंगे। जो चीज नहीं मिली है वो उसी से खत्म होगी। पैशन नहीं मिला है तो पैशन से ही वो खत्म होगा। उसके लिए शादी मत करो। इट्स लाइक कि आप चाबी गलत लगा रहे हो। आप हर एक दरवाजे की चाबी वही सेम दरवाजे की जो चाबी है वही लगेगी, दूसरे दरवाजे की चाबी नहीं लगेगी वहां पे, ठीक है। तो पैशन का प्रॉब्लम जो है वो पैशन से ही सॉल्व होगा। शादी का प्रॉब्लम अगर है सच में तो शादी से सॉल्व होगा, और अगर आध्यात्मिक प्रॉब्लम है तो आध्यात्मिक सॉल्व होगा। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ कि लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लोग अध्यात्म, तीसरा जो विकल्प है वो अध्यात्म में आ जाता है, उसमें भी आदमी फंस जाता है। तो अब ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसमें कि भाई जो ये है क्या बोलते हैं पैसे की जरूरत है, उसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। देखिए कितना पैसा कमाए या कमाए या ना कमाए या छोड़ दे, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि अध्यात्म में अगर आप पहले आ गए तो पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुनूनी कीड़ा निकल जाता है। हर चीज को लेके इंटरेस्ट रहेगा लेकिन जुनून नहीं रहेगा, दीवानापन नहीं रहेगा। औरत से प्यार करोगे लेकिन दीवानों की तरह नहीं, आदमी से प्यार करोगे लेकिन दीवानों की तरह नहीं, अपने कर्मों से प्यार करोगे लेकिन दीवानों की तरह नहीं, अपने काम से प्यार करोगे दीवानों की तरह नहीं। तो अब दीवानों की तरह अगर काम नहीं होगा तो स्टीव जॉब्स की तरह काम नहीं होगा, बिल गेट्स की तरह काम नहीं होगा। काम कैसे होगा? काम पूरे मन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा मन का मतलब ही है दीवानापन। काम की आदतें, काम जो है वो आपको पकड़ेगा नहीं, तो वो एक चैलेंज और चुनौती क्रिएट होगी। वहां से वो चुनौती ये होगी कि आप कोई भी चीज करना चाहोगे आप कर लोगे, लेकिन वो चीज की आदत या वो चीज का कंपल्शन या वो चीज का जो जुनून है वो आपके ऊपर सवार नहीं होगा, चाहे कुछ भी उखाड़ लो। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले जो कुछ भी तुम कर रहे थे उसकी आदतें रहेंगी, वो उसका एक जुनून आप ला भी सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ नई चीजें अगर आप करना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी से पहले करना, स्पिरिचुअलिटी के बाद मत करना। तो अब एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आपने तो कह दिया सर, आप लोग कहेंगे कि यार आपने तो कह दिया ये बात, लेकिन अब हमें तो करना है स्पिरिचुअलिटी और हमें पैशन भी करना है, दोनों करना है। तो दोनों तो नहीं हो सकता। तो या तो आप इस कड़वे सच के साथ करो, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे आपको ये सच गहराता जाएगा आपके सबकॉन्शियस में, शुरू में ये आपके टॉप ऑफ द माइंड पे रहता है कि तुम ही ब्रह्म हो। हाँ ठीक है चलो, फिर धीरे धीरे ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, लोगों को सुनते रहोगे, अद्वैत वेदांता का अध्ययन करते रहोगे, तो धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन में जाने लगेगा। अब जब ये इंफॉर्मेशन अवचेतन मन में जाती है, धीरे धीरे आप देखोगे कि इसकी रिमेम्बरेंस कंटिन्यूअस हो जाएगी।
थ्रू आउट द डे रिमेम्बरेंस बनी रहेगी कि आप ही वो हो, आप ही सोर्स ऑफ क्रिएशन, आप ही सोर्स ऑफ क्रिएशन। हु एम आई नहीं। लोग कहते हैं कि सर आप तो पहले ही जवाब दे रहे हो, सोर्स ऑफ क्रिएशन, जबकि हु एम आई तो एक यात्रा है। तो यात्रा का कोई तो डेस्टिनेशन होगा ना, कि आप ऑटो वाले से बोलोगे चल भाई जल्दी से फटाफट ले चल मेरे को, है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है मुझे शास्त्री नगर जाना है, तो आप चले गए। कुछ लोग आके मेरे से बहस करते हैं, कहते हैं आपने बोल दिया हु एम आई एक यात्रा, हु एम आई का एक आपने जवाब दे दिया फट से निकाल के, जबकि हु एम आई तो एक यात्रा है। मैंने कहा यात्रा है लेकिन डेस्टिनेशन भी तो होना चाहिए दिमाग में पहले से ही। तो डेस्टिनेशन आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आखिरी में क्या मिलने वाला है आपको, क्योंकि जो जा चुका है वही तो बताएगा। मैं जा चुका हूं तो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बता दिया। अभी आप जीते हो अपने कमरे के अंदर, धीरे धीरे देश काल वस्तु से रहित आप बाहर निकल जाओगे इस सोलर सिस्टम के, और फिर गैलेक्सी के बाहर निकल जाओगे। सोच आपकी, और जहां पे सोर्स ऑफ क्रिएटर है वहां आप बैठ जाओगे। अब वहां से जब आप अपनी दृष्टि को घुमाओगे तो आपको सारी चीजें छोटी लगेंगी, जैसे कि काम, पैसा, वासनाएं, अचीवमेंट्स, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, ये सब आपको क्या लगेगा? 2 कौड़ी का लगने लगेगा। तो अब जब ये 2 कौड़ी का लगने लगेगा तब क्या होगा? तब आप वो चीज सही से कर नहीं पाओगे। तो ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। तो कितना पैसा इंपॉर्टेंट है, पहले तो एक बार पैसे को लेके एक बार थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बाद की स्टेज के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि औसतन तो ये धीरे धीरे गहराता है। मतलब आज मेरे को 7-8 साल हो गए, तो ये इतना गहरा गया है कि अभी मैं चाहूं तो इमीडिएटली सब कुछ त्याग सकता हूं। लेकिन त्याग के करोगे क्या? अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि सब कुछ जब छूटा तो करोगे क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अपने आप को सेल्फ इवॉल्व कर रहा हूं, या संदीप जी कर रहे हैं, या कृष्णमूर्ति ने किया, क्योंकि यही 3 लोग मेरे को सीरियस लगते हैं। ओशो ने भी किया, है ना। बट कंपेरेटिवली टू द इंटेलेक्ट एवोल्यूशन जो कृष्णमूर्ति की ज्यादा रही है, बट लेट्स नॉट गो फॉर द कंपैरिजन। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो हैं वो सेल्फ एवोल्यूशन के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ लिया है, उस पढ़े को यूज कर रहे हैं अपने वासनाओं को यूज करने के लिए। अपनी वासनाओं को घर बना ले, ये बना ले, वो बना ले, अपना बिजनेस कारोबार बड़ा कर ले। उससे क्या होगा? उससे मजा आएगा, पैसा ज्यादा होगा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी कर भी रहे हो पैसे के लिए, तो आपके अंदर जो इंटेंशन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना, मुझे करना है। आपके अंदर हो सकता है इंटेंशन ये हो सकता है कि मैं सबसे पहले इन लोग की हेल्प करना चाहता हूं और थोड़ा बहुत अपने लिए देखना चाहता हूं। इतना भी नहीं कि आप पूरा भयंकर। देखिए, आपकी कितना होना चाहिए पहले ये समझना जरूरी है। अगर आप 5 से 10 लाख रुपए महीने का निकाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर आपके खर्चे कंट्रोल में है तो ये कंटेंटमेंट नाम की चीज आपकी जिंदगी में आ जानी चाहिए कि 5 से 10 लाख रुपए मैं निकाल पा रहा हूं, अब मुझे करोड़पति नहीं बनना है। ठीक है, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी से आप निकालो, चाहे कहीं से भी निकालो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला अभी कि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद क्या होता है कि आपके अंदर औसतन ये तो गहराएगा धीरे धीरे। 7-8 साल 9 साल तक आते आते ये बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा कि आपके अंदर स्विच आ जाएगा। जब आप चाहो तब छोड़ सकते हो। लेकिन जब ये स्विच आ जाएगा तो ऊर्जा तो है ना, ऊर्जा तो कहीं नहीं जाने वाली। भाई आपने अपनी सोच से चेंज कर ली, अपने अवचेतन मन की जो स्थिति थी वो चेंज कर ली, लेकिन ऊर्जा थोड़ी चेंज हो जाएगी आपके लिए। ऊर्जा की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी खत्म हो जाएगी। और है तो ऊर्जा तो है ही है। जवान आदमी हो,
तो ऊर्जा भी है, तो अब ऊर्जा तो कहीं ना कहीं से निकलेगी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास दो विकल्प है। अगर आप मेरा देखे ध्यान से, तो मैं सेल्फ एवोल्यूशन के रास्ते पे हूं, सेल्फ इवॉल्व हो रहा हूं मैं। जैसे कि मैं आज कुछ नया ब्रेन के बारे में जाना, माइंड के बारे में जाना, वो डिस्कस किया। कभी कभी आप लोगों से डिस्कस करते करते मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी सीख जाता हूं जो मैंने अभी तक नहीं सीखी। जैसे टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो मुझे पता चली। तो बात करते करते कुछ नया खुल जाता है, या कोई ऑब्जर्व करते करते खुल जाता है। तो क्या ये ब्रेन ऑब्जर्वेशन करने से, माइंड ऑब्जर्वेशन करने से, नई नई चीजों के बारे में आविष्कार करने से या इन्वेंशन होने से पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो दूसरा एक जो काम है वो भी आपको करना है। वो काम ये है कि आप शिद्दत से या तो अपनी पढ़ाई करें साथ में, या तो फिर कुछ ऐसा करें जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। जो भी आपको करना है, पहले ये निर्धारित कर लें कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आप बिना चिड़िया की आंख देखे तीर चला रहे हो। तो कई लोगों को तो यही नहीं पता उनको करना क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो। देखिए, अगर आप क्यूरियोसिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हो ना, तब तो आपको वक्त बताएगा। आपका वक्त ही मेहरबान है आपके लिए, क्योंकि इससे बड़ा श्राप कोई नहीं है। अगर आप क्यूरियोसिटी के लिए आए हो, कि जिज्ञासा की इच्छा है आपकी, आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है आपका, उससे आपका कोई लिंक नहीं है। आपकी सफरिंग जो है वो बाहर से हो रही है, अभी अंदर से नहीं हो रही है। बाहर से कैसे हो रही है? कि आपका ब्रेकअप हुआ तो आप स्पिरिचुअलिटी में चले आए, आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी से ब्रेकअप जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही बात हो गई कि आपने जब फल खाया तब मीठा लग रहा था, तब आप नहीं बोले, तब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए। और जब मैंने फल आपसे छीन लिया और आपको फल की जो बेचैनी है वो हो रही है, तब आप कह रहे हो कि अब मुझे फल से बाहर निकालो। जब मीठा लग रहा था तब क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? जब लौंडिया थी तुम्हारी जिंदगी में तब तुमने कंप्लेन नहीं करी, लेकिन जब सफरिंग हो रही है तब तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो सिक्के का तुम्हें एक साइड चाहिए, सिक्के का दूसरा साइड नहीं चाहिए। तो कंपनसेशन के लिए तुम आ गए यहां पे। ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता उसके लिए है जिसको ये अच्छे से पता चल चुका हो कि बाहर दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर वो आपको क्लियर है, आप सब कुछ करके देख चुके हो कि हाँ भाई, मुझे सच में पता है कि अभी मैं कार खरीदने वाला हूं, लेकिन मुझे कार खरीदने से पहले पता है कुछ नहीं होने वाला। तो अब सवाल आता है कि बिना कार खरीदे कैसे पता चलेगा? अरे आपने बाइक तो खरीदी होगी ना, किसी के कार में बैठे होगे ना, किसी को ऑब्जर्व किया होगा ना। भाई आपके घर में भी आसपास लोगों ने कार खरीदी, तो मैंने देखा कि लोग पहले कितना केयर करते हैं कार की, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इतना पगलाने की क्या जरूरत है? आप दूसरों से देख के भी सीख सकते हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाया जाएगा। पर आपके पास खुद की बाइक तो थी ना, या चलो एक कार ले भी ली, अब दूसरी में समझ जाओ, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑटोमेटिकली समझने लगो। मैं कह रहा हूं आपने सब कुछ देखा, समझा, फिर आपने ये डिसाइड किया और ये कंक्लूजन पे आप आए। मेरी बात नहीं सुनी, किसी और की बात नहीं सुनी, फिर आपने कहा यार यहां कुछ नहीं पढ़ाऊं। आपने प्यार करके देखा, आपने मैं भी शादी करके देखी, बच्चे करके देख लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों का ही अगर मैं डिजायर बताऊं, तो शुरू से ही सबको बच्चों का डिजायर रहता है। 16-17 साल की उम्र में मैं भी बच्चों का डिजायर था। आज की डेट में मेरे को डिजायर नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं अपनाऊंगा नहीं? हो सकता है मैं बच्चे पैदा करूं, हो सकता है नहीं भी होते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता उसमें
मैं कैसे देखता हूं लाइफ को, जब कोई चीज है तो उसकी पॉजिटिव साइड देखो, और मान लो अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो सिर्फ उसकी नेगेटिव साइड देखो। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो देखो ये कि भाई सही है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाऊंगा, है ना, क्या करना पैदा करके। और पॉजिटिव साइड बहुत सारी हैं। आप अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, आपको टेंशन नहीं है। आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो, आपको टेंशन नहीं है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चा जब पैदा नहीं होता है तब आपको उसकी मतलब रहती हैं। अब अगर हो गया है तब आपको उसकी पॉजिटिव देखनी है कि यार अब उसके बारे में बात करनी है कि अरे बच्चे होते हैं, घर में एक खुशहाली रहती है, और एक एज अ फादर आप ग्रो करते हो, व्हाटएवर जो भी है, जो भी बातें होती हैं कि बच्चे के साथ खेल रहे हो, उसको बातें पढ़ा रहे हो, उसको चीजें सिखा रहे हो, है ना। तो जब कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है, बहुत शिद्दत आपने कर ली है, अब नहीं मिल रहा है, तो उसकी अब नेगेटिव साइड देखो, उसके बारे में नेगेटिव बोलना चालू कर दो कि अरे यार सही है ना, नहीं है, एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारा देखो, तुम्हारा पेट जो है, पेट तुम्हारा खराब नहीं होगा, तुम मोटी नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो अपने वाइफ को। आप खुद भी बोल सकते हो कि और होती हैं, पॉजिटिव साइड होती हैं। जैसे फेम की पॉजिटिव साइड है, फेम की नेगेटिव साइड है, मैं बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं आऊंगा इसमें। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है तो उसकी, तो अब आप कहोगे कि आपने तो कभी आप बात करते हो प्रत्यक्ष करने की, और आपका खुद का अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ, और आपने बच्चों को डिजायर कैसे छोड़ा। मैं बता रहा हूं कैसे छोड़ा। जैसे जैसे आपकी बुद्धि परिपक्व होती जाएगी, आपको अपने प्रत्यक्ष की जरूरत पड़ना कम होती जाएगी। आप दूसरों की लाइफ में देख देख के सीख सकते हो। ये बच्चे का डिजायर पूरी तरीके से मेरे अंदर से कैसे निकला था, मैं बताता हूं आपको। हुआ क्या कि मेरे घर में कजिन्स की शादी हो गई और मैं उनके बच्चों के साथ खेलने लगा। तो जब वो पैदा हुआ बच्चा, तो काफी देखा कि एक्साइटमेंट था। फिर 1-1.5-2 महीने बाद एक रश था अंदर से कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, सर हिलाएगा, आई कांटेक्ट करेगा और बातें करेगा। 6 महीने बाद बच्चा जो है वो पहचानने लगा और रिएक्ट मारने लगा। और मेरे सामने वो लोग रहते थे, मेरे घर के पास ही रहते थे, मैं भी जाता आता रहता था। 1 साल बाद बच्चा चलने लगा। अब जब वो चलने लगा तो अब उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि अब नया कुछ ऐसा आ जाए कि बस यही था कि बोलेगा आप। तो 2 साल 2.5 साल बाद बोलने लगा। तो मेरा वहीं से निकल गया कि मैंने कहा यार ये 1 साल तक कुछ हुआ तो ऐसा है नहीं खास जिंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आ गई है। आदमी वही, दोनों को ऑब्जर्व भी किया, हस्बैंड वाइफ को भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं, कुछ ऐसा कुछ इनका मेंटल कंडीशन भी चेंज नहीं हुई, मेंटल स्थिति भी वही सब सेम है। तो वो उनको देख के मेरा खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो बड़ा सत्य था वो गहराता जैसे जैसे जा रहा है, मैंने आपको बताया एक और पॉइंट होता है इसमें कि जो सत्य है वो जैसे जैसे गहराता जाएगा आपके अंदर, ऑटोमेटिकली चीजें छूटती रहेंगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि बड़ी रियलिटी क्या है। तो छोटी छोटी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली छूटेंगी। तो हुआ क्या, धीरे धीरे ये हो गया। तो अब एक पॉइंट आता है जहां पे मैंने लाइफ में इतना देख लिया है, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा इतना महसूस कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई भी चीज है मेरे माइंड में जो मेरे को पकड़ सकती है, कि ये पकड़ के मेरे माइंड को ऑक्यूपाई करके मेरे माइंड को बैठी हुई है। हर चीज का मैंने थोड़ा थोड़ा या ज्यादा ले रखा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो मैं बात करता हूं कि वहां तक मैंने ले रखा है। तो अब क्लैरिटी आ चुकी है। तो अब सवाल यह आता है कि अब ये सब कुछ हो गया तो अब करें क्या। तो एक तो है कि आप सेल्फ एवोल्यूशन मेरा देखते ही हो जो कि चल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप ये भी कर सकते हो कि अपनी कोई पढ़ाई लिखाई जो भी है उसमें कंटिन्यू रहो। और क्योंकि वो मान लो आप 40 की उम्र में भी स्पिरिचुअलिटी अगर सोच रहे हो तो ये मत सोच लेना कि 40 के बाद अब
कुछ करने के लिए नहीं, रिटायर हो गए तो अब तो स्पिरिचुअलिटी करेंगे। अरे भैया वो भी करते रहोगे लेकिन फिर भी आपको कुछ करने का मन करेगा। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो लोगों को नहीं पता। उनको लगता है 40 के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद घर बैठेंगे स्पिरिचुअलिटी करेंगे। अरे वो फिर आपका मन वापस आपको ले जाएगा गंदे कामों में। तो ये चीज लोगों को नहीं पता है। वो अपना एक पता नहीं क्या इमेजिनेटिव, जिसको मिथ्या बोलते हैं, उसको लेके चले हुए हैं लोग, उसी में लोग जीते हैं। हर चीज को ये लोग एक झूठी रियलिटी समझते हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वो सब जो हो जाएगा उसमें से 99.99% सब झूठ है। और हर चीज का आप लोगों ने एक मिथ्या बना रखी है। इसको माया बोलते हैं। यही माया जो है ये लोगों को भगा रही है दुनिया में, वस्तुओं के पीछे, मनुष्यों के पीछे, इंसानों के पीछे। तो पैसे और स्पिरिचुअलिटी का लिंक अच्छे से समझ लीजिए। पैसा जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप काम अच्छा करोगे, अपना कोई भी काम है, और वन पॉइंटेड फोकस के साथ करोगे, तब जाके वो चीज अपने आप होगी और पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ठीक है, लेकिन कहां रुकना है यह भी पता होना चाहिए। कि मान लो 5-10 लाख रुपए महीना आपने कमाया, कार वार खरीद ली, जब आप चाहो तब प्लेन से जाओ, जब आप चाहो तो फर्स्ट क्लास एसी से जाओ, इतना आपके पास होना चाहिए कि इंडिया में अगर लेट से कि मैं आराम से सुख भाव से घूम सकता हूं। फालतू की चीजें जो है ये परेशान नहीं करेंगी मेरे को। नहीं तो आदमी एंडलेस टाइम के लिए, जब तक मरेगा नहीं तब तक पैसे की ही किल्लत में घूमता रहेगा। तो ये जो 70 to 80% लोग जो हैं इस देश में और इस पूरी दुनिया में, जब तक मरते नहीं है तब तक पैसे की स्ट्रगल चलती रहती है। ये एक चीज बहुत समझना जरूरी है पहले तो। और अभी भी मैं उन्हीं 70-80% में ही आता हूं, क्योंकि अगर आप मेरा भी देखें तो मैंने अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया है कि मैं 5-10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं या करोड़ों महीने कमा रहा हूं। मैं अभी उस लाइन पे हूं, है ना। पर हैविंग सेड दैट, लास्ट 5 साल से आप अगर मेरा देखेंगे तो भी ये ध्यान में रखें कि जितना भी मैंने कमाया है वो दिन का सिर्फ 2 से 3% टाइम दे के कमाया है। मतलब शुरू से मेरे पास टाइम की फ्रीडम है, वो सही से रही है। टाइम फ्रीडम मेरे पास शुरू से रही है, क्योंकि मैं बिजनेस दिमाग ही ऐसा लगाता हूं कि देखो होता क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परेटो प्रिंसिपल। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क पूरे दिन तक काम करता रहता है? जेफ बेजोस पूरे दिन काम करते रहते हैं? नहीं। परेटो प्रिंसिपल यह कहता है कि 4% काम ऐसे होते हैं अगर आप उनको कर लें तो 100% टाइम आप बचा लोगे, या 98% या 96% टाइम बचा लोगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो 4% कौन से काम होते हैं। तो ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्ट्रैटेजी पे और विजन पे काम करते हैं कंपनी की। कि मान लो आपने बोल दिया ये इस तरीके से काम होना है, इस तरीके से काम होना है, इस तरीके से काम होना है, फिर आपने एक आदमी को समझा दिया हाँ भाई इस तरीके से होना है, अब वो होगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से, मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखिए आपकी कंपनी है, आपने एक सेल्स एक्सपर्ट को हायर किया, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया, या सेल्समैन को हायर किया। अब आपने उसको स्क्रिप्टिंग दे दी। आपने कहा भैया एक कॉल आएगा, आप कॉल पे कन्वर्ट करो। एक ये तरीका होता है, इसको बोलते कोल्ड तरीका, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं इसको। या एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे होता है कि आपने 4 लोगों को दे दिया, 4 लोगों की टीम है आपकी। आपने कह दिया भैया एक काम करो, अपने हिसाब से जो तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुमने सीखा क्या एमबीए में। वो सेल्समैन जो है एमबीए करके आया था,
तो अपने हिसाब से कन्वर्ट करो। तो वो भी कह देगा ठीक है सर करते हैं। अब उसको एक बेस सैलरी आप दे रहे हो लेट से 15,000 रुपये, ऊपर से जो सेल्स पे आपको पर कमीशन मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो क्या ये पेरेटो प्रिंसिपल माइंडसेट है? नहीं, ये एक बेवकूफियत है। आपको पहले कस्टमर से खुद इंटरेक्ट करना है, खुद बात करनी है, और पहले बात करने से पहले ये समझना है कि आज तक जितने भी लोगों ने बात करी है वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे। तो अब आपकी रेस शुरू होने से पहले ही जो है वो रुक गई है। आपने कहा कि रुक जाओ, अभी कोई किसी से बात नहीं करेगा, मुझे पहले ये पता करने दो आज तक हिस्ट्री में मेरी फील्ड में किसने बात करी है, और उन्होंने कोई कोर्सेज निकाले हैं, उनकी कोई बुक्स हैं, वो बुक्स आपने पढ़ी तो आपको पता चला कि हाँ ये एक स्क्रिप्ट है जो लोग फॉलो करते हैं और उसके पीछे ये लॉजिक है। केवल स्क्रिप्ट नहीं जानना है। आपने वो स्क्रिप्टिंग पढ़ी, फिर आपने कहा मैं बात करता हूं कस्टमर से। तो आपने 4-5 महीने पहले खुद बात करी कस्टमर से और कन्वर्ट किया, लिटरली कन्वर्ट किया कि मान लो 100 लोग आ रहे हैं आपके पास, 100 कॉल्स आई दिन की, उसमें से आपने 4 लोग को कन्वर्ट किया। ठीक है, विच इज अ ग्रेट परसेंटेज। 4 to 5% इज अ ग्रेट परसेंटेज। एज अ मार्केटर ऑलवेज रिमेंबर यू आर जस्ट लुकिंग अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल टू बाय। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं। वैसे तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का बताता हूं। आपने बड़े से बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी इंटरनेट मार्केटिंग के गुंडे हैं, आपने कभी देखा कि वो कोई यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे रोज डाल रहे? कुछ नहीं होता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी हवा में उड़ते हैं कि जरा सा कुछ सक्सेस मिल गई, कार खरीद ली। उनको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट 4-5 साल में एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा। और वही होता भी है। 2016 में जितने भी कवर सॉन्ग्स जो कर रहे थे, आज उनका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कोई व्यूज नहीं आ रहा। और व्यूज आ भी रहे हैं, अगर मान लो किसी किसी चैनल में आते भी हैं, तो आप अलग क्या कर रहे हो जिससे आपकी डिमांड सिर्फ आप ही कर रहे हो? ऐसा आप ही कर सकते हो और बहुत मुश्किल से आप ही करते हो। जिससे माइकल जैक्सन एकदम अलग थे, है ना? तो आप क्या कर रहे हो अलग कि आपको लोग देखने आएंगे? क्योंकि 2 लाख व्यूज आपके पास भी आ रहा है, 2 लाख व्यूज उनके पास भी आ रहा है, 2 लाख व्यूज सबके पास आ रहे हैं। तो मार्केट की जो वैल्यू है वो आपने एकदम सैचुरेट कर रखी है। आप बेवकूफ हो। और वो व्यूज भी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। जैसे एल्गोरिथम चेंज हुआ तो वो व्यूज नीचे गिर गए। तो चक्कर क्या है कि आपने क्या किया कि आपने ये ध्यान दिया पहले कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो जिनके पास मोटा पैसा है, जो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, और जो उड़ते नहीं है, है ना, कि ब्रांड की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ब्रांड की टी शर्ट कौन पहनता है? आपने कभी देखा? लुई फिलिप और ये दियोर और ये गुची, ये कौन पहन रहा है? आपने देखा है? एक्सेप्ट सम ऑफ द शार्क टैंक्स पीपल। आपने एक बड़ा जो एंटरप्रेन्योर, कभी जेफ बेजोस को देखा है कि उसने ऐसा पहन के घूम रहा हो और पूरा दिखा रहा है, जो सिंबलाइज कर रहा है? नहीं, वो ब्रांड की पहनते हैं, मानता हूं, लेकिन वो हिडन में पहनते हैं। मतलब पता नहीं चलेगा कपड़ा देख के कि वो ब्रांड है कि नहीं, पर लोग लुई फिलिप हर जगह लिखा रहेगा। तो वो गरीबों के लिए है। तो एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेट्स चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर आप ध्यान दें तो कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है वो ही सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे दिखावा करता है, एक्टिंग करता है, फ्लेक्स करता है। लेकिन जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इंटरनेट मार्केटर्स, वो नहीं करते। उनके अगर आप व्यूज देखोगे ना जाके, 250 व्यूज, 2000 व्यूज, और उनके पास इतना पैसा है कि अभी बैठे बैठे इंडिया के टॉप 100 यूट्यूबर्स खरीद सकते हैं। वो बैठे बैठे खरीद लेंगे, वो इतना पैसा है। मिलियनेयर। वो एक वेबिनार लॉन्च करते हैं, उस वेबिनार से उनका 1 मिलियन 2 मिलियन आ जाता है डॉलर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि वो कैसे काम करें। क्या वो दिन भर काम करते रहते हैं? नहीं,
पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने सेल्समैन लेट से हायर किए, आपने खुद पहले स्क्रिप्टिंग पढ़ी, खुद बुक्स पढ़ी, और खुद आपने जब उसको प्रैक्टिकली 4-5 महीने लोगों से कॉल्स पे बात करी, 100 लोगों से बात करके आपने 5%, 6% लोगों को कन्वर्ट किया, 4% लोगों को कन्वर्ट किया, तो होता क्या है जब आप खुद बात करोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखेंगी जो यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बुक्स में या किसी कोर्सेज में मेंशन नहीं होती। जब सेल्समैन उसमें फंसेगा आपका, जब इसको आप ऑटोमेट करोगे और जो सेल्समैन आपका फंसेगा, वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको इमीडिएटली गाइड कर सकते हो कि हाँ भाई, हाँ कॉल आया सर, यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, अच्छा क्या बोल रहा है कस्टमर, अरे सर ये बोल रहा, अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल खत्म, रख दो फोन। अब अगर आपने नहीं किया होता तो सेल्समैन फिगर आउट करता। अब वो क्या फिगर आउट करेगा, उसने तो MBA पढ़ा है, उसने बुक्स तो पढ़ी नहीं है, उसको क्या पता अध्ययन कैसे करते हैं, उसको क्या पता कि एजुकेशन का रियल मतलब क्या है। क्या वो टॉप एंटरप्रेन्योर से पढ़ के आया हुआ है या फिर वो MBA किया किसी स्कूल से, उससे कुछ नहीं होता है। तो अब जब मैंने ऐसा किया 4-5 महीने तक, 6 महीने तक मैंने कॉल्स पे बात करी, वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल्स पे बात करी तो मतलब दिन भर कर रहा था मैं, लेट से 3-4 घंटे करी, उसमें से मैंने कन्वर्ट किया, 3 महीने मैंने बात करी। अब मुझे समझ में आ चुका है कि अगर ये सेल्समैन मर भी जाते हैं तो भी आज मैं बैठ के फिर से वापस, वो चाबी मेरे हाथ में, देखो समझने की कोशिश करो, एक और लेयर खुल रही है यहां पे। एक तो है कि आपने खुद सीखा और उसके बाद आपने हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद वो काम चालू हो गया और वो खुद ही आपके कन्वर्ट करने लगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये इसका फायदा है कि आपको अगर लेट से किसी सेल्समैन ने फिगर आउट कर लिया कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई सेल्समैन लेट से 8% दे रहा है, 7% दे रहा है, और कोई परसेंट जो कन्वर्जन दे रहा है 2%, 1%, तो आप तो बंद जाओगे ना। आपको तो पता नहीं है उसका सीक्रेट क्या है, आपको यह पता है कि हाँ ये सेल्समैन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता सीक्रेट क्या है। अगर वो कल को मर गया या उसने छोड़ दिया या उसने भाव दिखाने चालू कर दिया, आपको गाली देना चालू कर दिया, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। तो अल्टीमेटली फिर आप एक बिजनेस मॉडल से जॉब मॉडल पे जा रहे हो। तो जब आप ये सब खुद करोगे और खुद मेहनत करोगे और खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे हर चीज, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रैटेजी समझी, स्ट्रैटेजी समझ के उसके बाद वो स्ट्रैटेजी मैंने रोबोट की तरह इन लोगों को पढ़ा दी। मैंने कहा जब ये बोलेगा तो ये बोलना, ये बोले थे, बाकी तो उनकी खुद की सेल्समैन कन्विंसिंग करनी ही नहीं है पहली चीज तो। बट लेट्स से कि उनका थोड़ा बहुत तो होता ही है, एक फ्लो, बात करने का तरीका, आवाज में कॉन्फिडेंस, मॉड्यूलेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छे से बात करना, वो सब उनको ऑलरेडी होता है। लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फंस रहा है वहां पे, अगर वो प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है तो वहां पे हो गया। अब वो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने क्रैक करी, मैंने लोगों को उसको सिखा दिया और मैंने चालू किया 4 लोगों के साथ। फिर मेरा बिजनेस बढ़ने लगा तो मैंने सिखाने वाला एक टीम लीडर रख दिया। मैंने कहा कि ऐसा है, सुनो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अब जो नए सेल्समैन आएंगे वो तुम उनको सिखाओगे, ठीक है। तो दिन का मैंने कितना काम किया, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी और विजन पे काम कर रहा हूं। और यही वो एक्चुअली सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं बड़े बड़े। अगर आप सैबरी सभी की एक बुक है सेल लाइक क्रेजी पढ़ेंगे तो उसमें पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में बात करी हुई है शुरू में ही, कि आपको कितना काम करना है एज अ CEO और फाउंडर ऑफ द कंपनी। एक फाउंडर जो है वो स्टार्टअप फाउंडर नहीं होना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है। वो काम करे तो माइंड लेवल पे काम करे। समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूं ना, तो माइंड जो होता है वो फाउंडर होता है। वो फोन करता है, वो बातें करता है, वो कहेगा ये करना है तो लोग करना चालू कर देंगे, तो एक्शन वो ले रहे हैं। यानी हाथ पैर जो है कंपनी के, वो टीम लीडर हैं, टीम प्लेयर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो हाथ पैर वाले लोग हैं। लेकिन माइंड जो है वो आपके पास है। बेसिकली इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी, एंटायर कंपनी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। आप जो हो वो ब्रेन का काम कर रहे हो, ठीक है। आप जो बोलोगे, आपने कहा ये स्ट्रैटेजी, खत्म। तो स्ट्रैटेजी जो बेसिकली होती है वो 4% होती है,
जो जो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रेन, इतनी सारे ऑर्गन्स है, सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ब्रेन हो गया ह्यूमन बॉडी में। तो हर चीज का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हर एक सिचुएशन का या हर एक चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। बहुत पहले की बात है कि मैंने गूगल एड्स सीखना स्टार्ट किया। तो कीवर्ड्स जो होते हैं, कुछ 20-30 कीवर्ड से चालू किया। मैंने कहा इसमें से 30 कीवर्ड्स हैं, तो पहले रिसर्च करी, 30 कीवर्ड निकाले। मैंने कहा ठीक है, चला दिया। चलाने के बाद क्या हुआ, 4-5 महीने तक चलता रहा वो, 3 महीने तक चलता रहा, 3 महीने तक पैसे डाले, वही उसी पे चलता रहा। तीसरे महीने मैंने एक बड़ी खतरनाक चीज नोट करी, जो कि एक पेरी मार्शल है, उनकी एक गूगल एड्स की बुक भी है, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था। वो मैंने उस वक्त पढ़ के आगे बढ़ गया मैं, लेकिन बाद में जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे वो याद आ गया। उसमें ये लिखा हुआ था, बाप रे बाप, कि 80% काम आपका 20% कीवर्ड से आएगा। ये परीटो प्रिंसिपल है। उनकी एक बुक भी आई है परीटो प्रिंसिपल नाम से, या एक है पेरी मार्शल की, वो पढ़िएगा आप लोग। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने देखा तो 3 कीवर्ड ऐसे थे, सिर्फ 3 कीवर्ड, जो 90% बिजनेस दे रहे थे। और एक्चुअली में ऐसे ही होता है सारे बिजनेसेस में। वो 3 कीवर्ड, आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल है, पहले पता होता तो ऐसे कर लेते। वही 3 कीवर्ड जो है केवल क्लिक सबसे आ रहे। देखो कीवर्ड जो है, देखो समझने की कोशिश करो। मान लो 30 कीवर्ड थे, उसमें से क्लिक्स जो है, क्लिक्स वो सब पे आ रहे थे, लेकिन बिजनेस सिर्फ 3 दे रहे थे। यानी जो पैसा है, जो अल्टीमेट कन्वर्जन है, वो 3 कीवर्ड दे रहे थे। तो आपने वो फिगर आउट किया। तो आप हमेशा देखोगे, अगर 100 लोग, 1000 लोग हैं, तो 1000 में से 10 लोग, सिर्फ 10 लोग, यानी कितना, 1% लोग जो हैं वो आपका 2.5 लाख रुपए का पैकेज खरीदेंगे। उसमें से 100 लोग जो हैं वो आपका 50,000 रुपए का पैकेज खरीदेंगे, और बाकी के जो 200 लोग हैं वो आपका 5,000 रुपए का पैकेज खरीदेंगे। बाकी के जो 600 लोग बचे, वो साले कुछ नहीं खरीदेंगे, वो नॉन बायर्स हैं, वो गरीब हैं। अब इसको अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आप देखोगे कि मैं गुस्सा भी कर रहा हूं गरीबों के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं कि आपको मैं एक ऐसी जगह से अभी मैं आध्यात्मिक एंगल से नहीं बता रहा हूं, अभी मैं भौतिक एंगल से बता रहा हूं आपको, जिससे आप माइंड की फितरत समझ सको, यूनिवर्स के बारे में समझ सको। इस पूरे के पूरे जगत में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसमें लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, सिर्फ 5 से 6,000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें माइक्रोब्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि 50 से 60 प्लैनेट ऐसे हैं जिसमें एलियन लाइफ हो सकती है, जिसमें से एक प्लैनेट अर्थ है। और कितने प्लैनेट हैं? लाखों करोड़ों प्लैनेट है, सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी में। आप समझने की कोशिश करो, ये हर जगह काम कर रहा है। इनफैक्ट इंडियन क्लासिकल का रियाज जब मैंने करना चालू किया था, जब शुरू में, तो एक ऐसा रियाज मेरे को पता चला 5 साल बाद, जो रियाज अगर आपने कर लिया तो वो रियाज आपकी सिंगिंग को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। और ऐसे कितने रियाज है? सिर्फ एक रियाज है। और रियाज, टोटल रियाज कितने हैं? कम से कम 25 रियाज हैं। 25 रियाज ऐसे हैं जो कि टाइम वेस्ट है, लेकिन उनको लोग करते हैं बैठे बैठे। स्कूल्स में जाके वही सिखाया जाएगा आपको, स्थाई अंतरा ताने, वही सिखाया जाएगा। उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बोल दिया अगर किसी को आपने तो बुरा मान जाएगा।
है ना। लेकिन जब मैंने चालू किया तो मैंने देखा कि ये वाला सबसे, फिर मैंने हरिहरन को सुना, शंकर महादेवन को सुना, तो एक किसी वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि हाँ ये काम करता है, और वो आकार का रियाज है। आकार का रियाज, अगर आप कोई सिंगर हो तो आप समझ लें इसको। लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिटली आपका सुर थोड़ा पहले सही होना चाहिए। अगर सुर सही है तब यह काम करेगा, सुर नहीं सही है तो आपको सरगम का रियाज करना, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। चक्कर क्या हुआ मैंने उसी दिन से राग रंजनी करना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं राग गाऊंगा ही नहीं तो पहले मैं स्थाई, अंतरा, ताने, राग गा रहा था, पूरा गाता था मैं, मुझे लगता था यही रियाज है, कोई रियाज नहीं है वो। मैंने साइंटिफिकली देखा, समझा और वो ऐसे ही आपके पास, आपको देखना पड़ेगा कि 1000 लोगों में से 100 लोग जो हैं वो मिड टीयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, और 10 लोग सिर्फ हाई टीयर खरीदते हैं, और 600 लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे आपका। लोग आके मेरे को मैसेज क्या करते हैं, सर हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है नहीं है। जब मैं कोई कोर्स वोर्स बेचता हूं तो हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा पता नहीं है। मैंने कहा अभी तुम्हारा साला मोबाइल गिर जाए 15,000 रुपए का, तुम्हारे पास तब पैसे हैं, लेकिन 5,000 रुपए का कोर्स खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये नॉन बायर्स हैं, ये बाय कर रहे हैं एसेंशियल चीजों को। देखो मोबाइल एक एसेंशियल चीज है जो कि सर्वाइवल में आता है अब, है ना। कोई आदमी मकान खरीद लेगा 2 लाख 3 लाख रुपए 50 लाख का, लेकिन वो फर्स्ट एसी सेकंड एसी की टिकट नहीं खरीदेगा। वो जाएगा तो थर्ड एसी से जाएगा, नहीं तो वो स्लीपर से जाएगा, लेकिन मकान वो खरीद लेगा 50 लाख रुपए का। तो आप देखो कैसे पैसा सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो वांट्स और डिमांड्स पे नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग वांट्स और डिमांड्स नहीं करते, नीड्स पे रहते हैं, ठीक है। तो लोग लैपटॉप खरीदते हैं, लेकिन लैपटॉप का बैग नहीं खरीदेंगे। लोग माउस खरीदेंगे वायर वाला, लेकिन वायरलेस नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो है कितने का, 500 रुपए का, नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि वांट में आ रहा है वो। तो उसके जो बायर्स हैं वो सिर्फ 10% है। नेटफ्लिक्स को अगर आप देखें ध्यान से, नेटफ्लिक्स जो है वो 85 लाख, इंडिया में सिर्फ 85 लाख लोग ऐसे हैं, 145 करोड़ की आबादी में केवल 85 लाख लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स को अफोर्ड कर पाते हैं। इनफैक्ट अब तो और कम हो गया, 60 लाख हो गया है, वो भी 299 वाला, 199 वाला, 499 वाला उसमें से है 30 लाख या 40 लाख, और सबसे महंगा वाला उसमें 10 लाख लोग हैं। पूरे के पूरे देश में सिर्फ 6 लाख लोग करोड़पति हैं, सिर्फ 6 लाख लोग करोड़पति पूरे के पूरे देश में। या 6 करोड़ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको समझ में आएगा कि 145 करोड़ का आप तुरंत 20% करो और 20 का 20 करो, यानी 4% करो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। परीटो प्रिंसिपल इतना खतरनाक है ना, मतलब यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो मूल्यवान चीज है ना, जो आपको चाहिए, वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, और जो बकैती है, जो फालतू की चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है। यानी फालतू के प्लैनेट्स सबसे ज्यादा क्वांटिटी के हैं, लेकिन जिसमें लाइफ है, जिसमें प्राण है, जिसमें एलियंस है, वो प्लैनेट सबसे कम है। अगर आप ये देखना चालू कर दें मेरे साथ साथ तो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट आप देखो कि आपको अगर पिछले 1 साल की स्लीप उठा के देखो अपनी, कुछ ही ऐसे स्लीप्स होती हैं, कुछ ही ऐसी नींदें होती हैं जो कहती है आज की नींद बहुत बढ़िया थी यार। कुछ ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। कुछ ही टाइम ऐसे आप सो पाते हो कि यार आज मैं ऐसा सोया हूं ना।
चाय बना रहे हो, 100 बार चाय बनाओगे, 4 या 5 बार चाय बहुत अच्छी बनेगी। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये था पूरा का पूरा ये। बट एनीवे थोड़ा सा ये दूसरे डायरेक्शन में निकल गया, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लेना। थैंक यू, टेक केयर।